हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका एपीएस में स्वागत करता हूँ। आज मैं पॉलिटिकल पार्टी राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो कि हमारे प्रतियोगी छात्रों के लिए भी और क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल, जिस पर हम लोग आज के डेट में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल जो कि हमें पता है कि प्रारंभ से लेकर के जब से राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं तब से आज तक एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के रूप में रहा है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जिसमें हमने राजनीतिक दलों को उनके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। सेकेंड पार्ट जिनमें हम राजनीतिक दल के जो विभिन्न उनकी व्यवस्थाएं हैं, स्वरूप हैं, कार्यप्रणालियां हैं, उन पे जानने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हम भारत में राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है उस पर अध्ययन करेंगे। और ये तीनों वीडियो हमें ये तीनों पार्ट हमें इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। उसके लिए हमें दूसरी वीडियो नहीं देखनी। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले राजनीतिक दल को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि आज के डेट में लगभग संपूर्ण विश्व को हम ले लें तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड, सबसे ज़्यादा एक जो महत्वपूर्ण, या हम ये कह लें कि प्रसिद्ध जो प्रचलित शासन व्यवस्था है उसे हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। और ये लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो 2 स्वरूप हो गए। एक क्या होगा, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष व्यवस्था। अप्रत्यक्ष व्यवस्था। अब देखिए, ये प्रत्यक्ष व्यवस्था, अप्रत्यक्ष व्यवस्था, इन दोनों में ही हमें राजनीतिक दल की जो इम्पोर्टेंस है ये छिपी हुई दिखेगी आपको। प्रत्यक्ष जो राजतंत्र है, प्रत्यक्ष राजतंत्र में हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। इसमें व्यक्ति, किसी देश के जो नागरिक होते हैं वो स्वतः सरकार में या शासन में भागीदार होते हैं। परंतु आज के डेट में एक जो हमारी इतनी जो जनसंख्या बढ़ी, इतनी अधिक जनसंख्या, और उसके बाद विशाल जो क्षेत्र है, उन सब में शासन, हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार हो, शायद ये बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए कि एक हमें संभव जैसी व्यवस्था नहीं दिख रही है। क्योंकि इतनी अधिक जनसंख्या क्या बढ़ चुकी है, प्लस में एक विशाल क्षेत्र है। इस विशाल क्षेत्र में इतने अधिक लोग होंगे, सभी एक साथ मिल करके शासन में भाग लें और शासन की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करें, बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी व्यवस्था क्या है? दूसरी व्यवस्था अप्रत्यक्ष राजतंत्र है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में
क्या होता है, किसी देश का जो नागरिक होता है वह स्वयं नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेता है। तो यह जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ही हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है। तो और आज के डेट में हमने पहले ही बताया कि आज के डेट में पूरे विश्व में सर्वाधिक जो लोकप्रिय शासन व्यवस्था है वह प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि शायद ही पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश होगा कि जहां पर राजनीतिक दल की व्यवस्था न हो, क्योंकि हमने बताया कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासन व्यवस्था है वो प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो हो नहीं सकता। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र होगा तो वहाँ पर राजनीतिक दल की आवश्यकता अपरिहार्य रूप से होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया राजनीतिक दल का महत्व। फिर उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक हमारे बहुत ही अच्छे राजनीतिक विचारक हैं हुबर, इन्होंने राजनीतिक दल के महत्व को देखते हुए इन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल एक लोकतंत्रीय यंत्र में, प्रजातंत्रीय यंत्र में तेल के तुल्य हैं। इतनी इम्पोर्टेंस है कि इनका कहने का मतलब ये है कि बिना राजनीतिक दलों के आज के डेट में प्रजातंत्रीय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल के सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्याकार हैं उन्हें हम बर्क के नाम से जानते हैं। बर्क ने भी ये कहा है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य रूप से आवश्यक हैं। तो और इनके अलावा बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक दल के विषय में बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं, बट उसमें से हम दो महत्वपूर्ण लोगों के नाम लिए और बाकी बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं, उनके भी हम बातों को अध्ययन करें और हम एक सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से यदि हम राजनीतिक दल को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रश्न पर एक विचार रखने वाले व्यक्तियों के सत्ता प्राप्ति की इच्छा से बनाए गए संगठन को हम राजनीतिक दल कह सकते हैं। एक सिंपल सी बात हमने कहा कि देखिए हमने राजनीतिक प्रश्न की बात की है। राजनीतिक चूँकि सरकार चलानी है तो सरकार की हर एक व्यवस्थाओं को हम राजनीतिक कहते हैं। तो राजनीतिक और चूँकि सरकार चलाने के लिए क्या होती है कि आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न करानी पड़ती है, तो इसलिए हमने आर्थिक की भी बात की है। ठीक है, तो राजनीतिक और आर्थिक इन दोनों प्रश्नों पर एक विचारों की एक रूपता रखने वाले वो सभी व्यक्ति जो सत्ता प्राप्ति की इच्छा से जो भी संगठन बनाएंगे उस संगठन को हम राजनीतिक दल कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दो और इम्पोर्टेंट प्रश्न पर बात करेंगे, जैसे राजनीतिक दल का जन्म कहाँ हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पर अध्ययन करेंगे, फिर हम इसके स्वरूप पर आ जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और बोर्ड की परीक्षाओं में भी आता है। ठीक है, राजनीतिक दल का जो जन्म है वो कहाँ माना जाता है, इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है, अब विकास की बात करेंगे तो राजनीतिक दल का विकास इंग्लैंड और फ्रांस के संसद की गोद में हुआ है। ठीक है, जैसे क्या होता था कि संसद, जो कि राजनीतिक दल से पहले की व्यवस्था क्या है, संसद की व्यवस्था है। तो संसद में क्या होता था कि संसद में उस देश के लोगों के प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित होते थे और कुछ जैसे हमने बताया कि राजनीतिक और आर्थिक कुछ ऐसे तत्व होते थे, कुछ ऐसे विचार होते थे जिस पर वहाँ उपस्थित सदस्य
जो होते थे उनमें मतैक्यता होती थी। ये मानव स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है कि किसी पॉइंट पर हर एक व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। तो कुछ उसके अपोजिट में थे, कुछ उसके पक्ष में थे। यही जो संसद के सदस्य पक्ष और विपक्ष में थे, जब यही संसद से बाहर निकल करके लोगों के बीच में आए तो इनके संगठन को ही क्या हुआ, राजनीतिक दल के रूप में देखा गया और धीरे धीरे इनका विकास होता गया। और आज के डेट में आप देख रहे हैं, हमने बताया कि शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पर राजनीतिक दल उपस्थित न हो। तो इस तरह से क्या हुआ, राजनीतिक दल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। राजनीतिक दल का जो विकास है वो इंग्लैंड और फ्रांस के संसद की गोद में हुआ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर हमें आवश्यक रूप से जानना था। राजनीतिक दल का महत्व क्या है, हमने ये बता दिया कि निश्चित रूप से यदि हमें प्रजातंत्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलानी है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। फिर हमने ये बता दिया राजनीतिक दल राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे, वो भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया कि राजनीतिक दल का जन्म कहाँ हुआ, इनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, और हमने जैसे ये भी बताया कि राजनीतिक दल के सबसे बड़े व्याख्याकार के रूप में हम बर्ग को जानते हैं। और हुबर को इसलिए हमने बताया कि हुबर का जो स्टेटमेंट है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हमने उस पर भी वर्क कर लिया। तो इस तरह से हमने राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, उस पर हमने वर्क कर लिया। ठीक है, फिर सेकंड इसका जो पॉइंट आता है, यदि हाँ इसमें एक चीज़ और देखा जाए, हमने अप्रत्यक्ष के बारे, प्रत्यक्ष के ऊपर भी अगर हम थोड़ा सा विचार कर लें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम भारत को ले लें कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में क्या विचार रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर विचार नहीं किया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दल विहीन राजनीति। ठीक है, तो दल विहीन राजनीति का विचार सबसे पहले भारत में देने वाले महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, लेकिन हम दल विहीन राजनीति को मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण के साथ ऐड करके देखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति ने सबसे पहले जिस बात को रख दिया, हम ये नहीं उस बात को हम उसके साथ ऐड कर देंगे। एक राजनीति में जो एक अच्छी व्यवस्था रही है, या हम समाज में एक अच्छी व्यवस्था के रूप में हम ले लें, तो कोई बात, किसी बात को लेकर के किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा उसको जिया, इसका मतलब कि किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा उस प्रोसेस को लेकर के लोगों में आकर के उस बात को बताने का प्रयास किया है, लोगों को सहमत करने का प्रयास किया है। इस बात को हम हर समय जब हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं, जब हम विचार पढ़ते हैं, तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। तो जबकि भारत में दल विहीन राजनीति की बात सबसे पहले गांधी जी ने की जरूर, लेकिन हम दल विहीन राजनीति को भारत में जयप्रकाश नारायण के नाम से ऐड करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा भी यहाँ पर कौन कौन, जैसे विनोबा भावे, एम.एन. राय, ये लोग भी दल विहीन राजनीति के समर्थकों में आते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले ही बताया कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या और विशाल भूक्षेत्र को एक प्रजातंत्रीय शासन के हिसाब से लेकर चलना है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति सरकार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ऐसे कंडीशन में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था ही सुचारू रूप से प्रजातंत्रीय व्यवस्था को संचालित कर सकती है, और जिसके लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य है। दूसरे पार्ट में हम आते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट क्या है कि राजनीतिक दल के आधार क्या है, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, राजनीतिक दल से हमें लाभ क्या है, उनके आवश्यक तत्व क्या हैं, और दलीय व्यवस्था के प्रकार, इन सारी पॉइंट्स पर हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि राजनीतिक दलों के आधार। ठीक है, राजनीतिक दलों का आधार क्या रहा है। तो हमने पहले ही बताया कि क्या होता था कि संसद में किसी पॉइंट पर, किसी बात पर, जब जो वहाँ के सदस्य होते थे, मतैक्यता, क्योंकि मतैक्यता हमारा क्या मानव स्वभाव है। ठीक है, उसके आधार पर लोग किसी पॉइंट पर पक्ष और विपक्ष दो भागों में बढ़ जाते थे, तो वही चीज़ आगे निकल करके राजनीतिक दल के रूप में आया। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का आधार क्या है। राजनीतिक दल का आधार क्या है, हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव। ठीक है, मानव स्वभाव ये राजनीतिक दल का प्रथम और महत्वपूर्ण क्या है, आधार है। सेकंड, हम और क्या कर सकते हैं, दूसरा आधार क्या हो सकता है, विचारों की मतैक्यता। ठीक है, किसी पॉइंट्स पर जो उनके अलग अलग विचार होते हैं,
उनकी मतैक्यता मतलब एक से ज़्यादा मतों की जो उपस्थिति होती है। और निश्चित रूप से होता है किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में हर एक पॉइंट पर हर व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है, आर्थिक और राजनैतिक तत्वों पर, ठीक है, लोगों के विचारों में जो विभिन्नता होती है वह राजनीतिक दल का आधार है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि किसी भी देश के जो विभिन्न तरह के जो उनके अपने पॉइंट्स हैं, जैसे हम जैसे जाति, धर्म, भाषा, इन सब को लेकर के अलग अलग लोगों के विचार हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को एक सही तरीके से सुचारू रूप से सामंजस्य बना करके चलाने के लिए भी हमें क्या होता है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके आधार और क्या क्या हो गए, क्या मानव स्वभाव हो गए, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों पर क्या विभिन्न उनके क्या कहा जाए कि मतभेद हो गए। और अपने अपने हित की बात करें, ठीक है, अपने अपने हित को लेकर के लोगों में जो विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, मत होते हैं, वो भी राजनीतिक दल के आधार हैं। इस तरह से और बहुत सारे कई ऐसे आधार हैं जिनको हम राजनीतिक दलों के आधार के रूप में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक दलों के कार्य। एक पॉइंट्स हम और ध्यान से देख लें कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था का जो आधार है उसे हम लोकमत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आधार, प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आधार क्या है, लोकमत, ठीक है। और इस लोकमत को बनाने का काम किसका होता है, राजनीतिक दल का होता है। और यही लोकमत क्या होता है, प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आधार, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ राजनीतिक दल के कार्य की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल का जो कार्य क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, लोकमत का निर्माण, लोकमत का निर्माण। ये राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण कार्य हैं। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य क्या है, राजनीतिक दल का दूसरा कार्य यह है कि सरकार को बनाना, ठीक है, सरकार बनाना और इन्हें सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। अगला राजनीतिक दल के कार्य क्या है, अगला राजनीतिक दल का कार्य यह है लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। अगला राजनीतिक दल के कार्य क्या है, अगला राजनीतिक दल का कार्य यह है कि इनके माध्यम से जो हमारी जनता होती है वह राजनैतिक तरीके से शिक्षित होती है, प्रशिक्षित होती है और उन्हें भी राजनीतिक समस्याओं के विषय में या राजनीतिक विचार के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल के और भी बहुत सारे कार्य हैं। राजनीतिक दल का जो प्रमुख कार्य हमने बताया कि क्या होता है, लोकमत का निर्माण करना, सरकार बनाना, सरकार को सुचारू रूप से चलाना और राष्ट्रीय हित देखिए, राष्ट्रीय हित में ही जनहित भी छिपा हुआ है। लेकिन हम जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोकल पॉइंट्स को लेकर आ जाते हैं तो ये भी जनहित में आ जाता है। तो ठीक है, जनहित के कार्य को करना, राष्ट्रीय हित के कार्य को करना और राष्ट्रीय हित और जनहित के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाना, ये सारे राजनीतिक दलों के ही कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों से लाभ। राजनीतिक दलों से हमें लाभ भी है, ऐसा नहीं कि देखिए, हम आज की डेट की हम एक बात करते हैं, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो लोगों में एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि नहीं, अरे राजनीति ऐसा कुछ नहीं है। हम एक बात करते हैं कि जैसे हम पॉइंट एक यहाँ पर एक हम टैली से कराना चाहेंगे कि राजनीतिक दल अगर हम उसे एक सुचारू रूप से लें, उसे हम पॉजिटिव थिंकिंग से लें, तो राजनीतिक दल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जिससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं।
हाँ, अगर उनको गंदा करने की बात करें तो वो हम ही आपके कुछ जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं जिन्होंने क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था को या राजनीतिक दल के माध्यम से अपने स्वार्थ को जो साधने का प्रयास कर लिए हैं, ये चीज़ें निगेटिव हैं और हम उन्हीं को एक्चुअल में देखते हैं। ये चीज़ें गलत हैं, ये हमारी भी निगेटिविटी है। हमें ऐसे नेगेटिव विचार या ऐसे नेगेटिव लोगों के वर्क को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें राजनीति के जो एक्चुअल में उनके मुख्य कार्य क्या है, उनके मुख्य व्यवस्थाएं क्या है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक दल से हमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल हमारे अपने जो महत्वपूर्ण हमारी व्यवस्थाएं हैं उसको संपन्न कराने का काम राजनीतिक दल का ही है, क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करती है, सरकार बनाती है और उस राजनीतिक दल में क्या हमारे आसपास के लोग होते हैं और वो जब सरकार में पहुंचते हैं तो हमारे आसपास की समस्याओं को वहाँ क्या करते हैं कि उस पर वर्कआउट करके उन समस्याओं का निदान करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल हमारे अपनी खुद की व्यवस्था, ठीक है, हमें राजनीतिक चेतना को जागृत कराते हैं, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के कार्य को या उनके जो विभिन्न जो फैसले हैं जो कि जनहित में नहीं हो सकते उन पर अंकुश लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लाभ किससे है, राजनीतिक दलों से हमें है। अगला क्या है कि आवश्यक तत्व, राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी हम किसी बात पर ये डिस्कस करते हैं, अगर हम किसी क्या कहते हैं फिजिकल बॉडी को देखते हैं तो हम देखते हैं ये किन किन तत्वों से बना हुआ है। तो हम राजनीतिक दल देखते हैं तो राजनीतिक दल में भी हम एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के तत्व कौन कौन से हैं, किन किन पॉइंट्स के थ्रू राजनीतिक दल का निर्माण हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इस पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो पहला क्या है, संगठन। राजनीतिक दल का क्या होता है, एक संगठन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राजनीतिक दल सामान्य हितों में या सामान्य सिद्धांतों में एक रूपता के माध्यम से बनता है, अर्थात किसी राजनीतिक दल के जितने भी सदस्य होंगे वो सब क्या करेंगे, उनमें जो सामान्य सिद्धांत है उसको लेकर के एक रूपता होती है। ठीक है, तो संगठन, सामान्य सिद्धांतों में एक रूपता और संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल जो होते हैं वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। और राजनीतिक दल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है, सत्ता प्राप्त करने की इच्छा और क्या है, राष्ट्रीय हित। इनको हम आवश्यक तत्व के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, संगठन, सामान्य हितों में एक रूपता, संवैधानिक साधनों में विश्वास और सत्ता प्राप्त करने की इच्छा, राष्ट्रीय हित। और इनके अलावा क्या होता है, जो संवैधानिक जो उपाय हैं उन्हीं के द्वारा सत्ता प्राप्त करना, ये किसी राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व हैं। इनके अलावा हम और जो इनके थियोरेटिकल पॉइंट्स है, एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है दलीय व्यवस्था के प्रकार। दलीय व्यवस्था के प्रकार, ठीक है। देखिए, दलीय व्यवस्था के जो प्रकार हैं उन्हें हम मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनके हम गुण पर भी, लाभ पर, उनके गुण पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार। पहला, एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली। और ध्यान देना, एक दलीय प्रणाली की जब हम बात करेंगे इसको भी हम 2 पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट ये हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर एक ही दल के निर्माण करने की मान्यता हो, एक से अधिक दल वहां पर निर्मित ही नहीं किए जा सकते, ये संवैधानिक रूप से वहां पर क्या बर्डन होगा। दूसरा इसमें क्या आता है, दूसरा ये आता है कि ऐसे देश या ऐसी व्यवस्था जहां पर एक से अधिक राष्ट्रीय दल होंगे लेकिन उनमें से जो एक
अपने देश में जो महत्व रखते होंगे वो एक ही अर्थात एक राजनीतिक दल प्रमुख हो, बाकी अन्य राजनीतिक दल वहाँ पर प्रमुखता को न प्राप्त कर सकते हो, अर्थात बार बार एक ही राजनीतिक दल की गवर्नमेंट बनती है, तो वो एक दलीय प्रणाली है। ठीक है, अर्थात ये क्लियर हो गया। एक दलीय प्रणाली की जब बात करते हैं तो अर्थात ऐसी व्यवस्था जहाँ पर एक पॉइंट ये हो सकता है कि एक से अधिक राजनीतिक दल हों, लेकिन एक ही राजनीतिक दल वहाँ प्रमुख हो और बार बार उसी की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, जैसे हम अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो हम देखिए इसके एग्जाम्पल के रूप में मतलब कि जहाँ पर केवल एक ही राजनीतिक दल निर्माण करने की आज्ञा हो, तो जैसे हम चीन को ले लेते हैं, जहाँ एक ही जो पार्टी हो राजनीतिक दल होती है उसी को बनाने की बात होती है। दूसरा हमने कहा कि एक से अधिक राजनीतिक दल उपस्थित हों लेकिन एक दल वहाँ प्रमुख हो। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम भारत को ले सकते हैं। आपको पता है कि भारत में बहुत सारे दल स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही बहुत सारे दल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के लगभग 1967 तक भारत में एक ही राजनीतिक दल है जो संपूर्ण रूप से सत्ता पर काबिज रही है। वो कौन सी रही है? कांग्रेस रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि 1967 तक नियर अबाउट राज्य केंद्र हर जगह पर कांग्रेस का ही शासन रहा है। जो पहली सरकार वैसे भारत में क्या गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई है वो 1959 में कांग्रेस के अलावा जो केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी हुई है, लेकिन एक ही स्टेट में। लेकिन 1967 में क्या हुआ, कई सारे राज्यों में एक साथ गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं। ठीक है, और तो इस तरह से क्या होगा कि हम 1967 तक भारत को भी एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारी होती है द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था एक्चुअल में लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए यह द्विदलीय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी गई है। ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था अर्थात इसमें क्या होता है कि ऐसे देश या ऐसी व्यवस्था जहां पर दो ही दल प्रमुख रूप से हों। ठीक है, ऐसी दलीय व्यवस्था या ऐसे देश या ऐसी व्यवस्था जहां पर दो ही दल प्रमुख रूप से हों और बार बार इन्हीं दो दलों की गवर्नमेंट बनती हो, उनको हम द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत लाते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम जो है ब्रिटेन और अमेरिका का नाम रख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। बहुदलीय व्यवस्था मतलब कि ऐसी व्यवस्था जहां दो से भी अधिक दल प्रमुख दल के रूप में हो और दो के से अलावा और कई राजनीतिक दलों की सरकारें भी वहाँ पर बन रही हो, तो ऐसी व्यवस्था क्या होती है? बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। सबके अपने अपने गुण भी हैं। ठीक, एक दलीय व्यवस्था के भी गुण हैं और एक दलीय व्यवस्था इनके भी गुण हैं और सबके अपने अलग अलग गुण हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और लोगों के विश्वास इसमें है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि एक दलीय व्यवस्था के क्या गुण हो सकते हैं? एक दलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या हो सकता है? जहाँ पर विचारों में अधिकता नहीं होती। ठीक है, सरकार जो भी बनेगी वह क्या होगा? एक ही पार्टी की होगी, तो उनके जो विचार होंगे क्या हर समय एक ही रहेंगे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि राष्ट्र की जो मजबूती है वो बनी रहती है। यहाँ पर नेशन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। यहाँ ज़्यादा मतलब एक से अधिक विचार वाले लोग सरकार में नहीं होते, तो निर्णय लेने में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? शीघ्रता होती है। ठीक, और सरकार क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हम यहाँ आ जाए द्विदलीय व्यवस्था में, इनके भी अपने गुण हैं। ठीक है, इनके अपने गुण क्या है? द्विदलीय व्यवस्था में क्या है कि यहाँ पर सरकार में तानाशाही नहीं आ सकती। अगर जो एक दल है उसकी उसकी गवर्नमेंट बनी है तो उसमें तानाशाही नहीं आ सकती, क्योंकि सामने सेकंड जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उनके भी मेंबर होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विपक्ष बहुत स्ट्रांग होता है और होना भी चाहिए। हमारा जो हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उसमें यह व्यवस्था उतना ही स्ट्रांग होगी जितना हमारा विपक्ष मजबूत होगा। तो एक सुचारू, सुव्यवस्थित और सुदृढ़ सरकार के लिए विपक्ष काफ़ी मजबूत होना आवश्यक है, जो हमें द्विदलीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। इनके कुछ दोष भी हैं। जैसे ये कहा जाए कि ऐसे देशों में हम देखने को मिलेंगे कि पूरा जो देश है, वो देश में हम क्या होगा, दो विचार एक साथ आपस में क्या अपोजिट बने रहेंगे। एक जो दो विचार होंगे वो क्या होंगे, एक जो होंगे राष्ट्र के हित में होंगे, तो दूसरा कहीं न कहीं कुछ पॉइंट उसके निगेटिव के रूप में भी आ जाते हैं। तो ये इसके दोष भी हैं, लेकिन इसके गुण ज़्यादा हैं। इसीलिए क्या होता है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिए द्विदलीय व्यवस्था को सर्वोत्तम व्यवस्था माना गया है। यहाँ पर सरकारें कांस्टेंट होती हैं, यहाँ पर सरकारें निरंकुश नहीं हो सकती, यहाँ पर सरकार हर समय जनहित और राष्ट्रहित के विषय में ही कार्य करेगी। और जनरली सरकार जो यहाँ पे बनती है वो भी मजबूत ही होती है, क्योंकि एक ही दल की सरकार बनती है, यहाँ पर गठबंधन जैसी व्यवस्था नहीं होती। और इसलिए जो निर्णय होते हैं वो भी फास्ट होते हैं और सरकार के हित में होते हैं और सामान्य हित में होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था, इनके भी अपने गुण हैं। बहुदलीय व्यवस्था के गुण क्या हो सकते हैं? बहुदलीय व्यवस्था में हर प्रकार के लोगों की जो अपने विचार हैं वह समाज में रखे जा सकते हैं। अर्थात हम ये कहें कि बहुदलीय व्यवस्था ऐसे देशों के लिए ज़्यादा बेटर होती है जहाँ विभिन्न जात, धर्म, भाषा और भौगोलिक विषमता से रिलेटेड लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने हित के आधार पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को जन्म देता है और अधिक से, सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था में अधिक से अधिक लोग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से हर एक अपनी व्यवस्था के क्या होते हैं, गुण भी हैं और जिनके आधार पर हम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। अगली जो यहाँ पर अगला पॉइंट है जिस पर हमें और इम्पोर्टेंट रूप से वर्क करना है वो क्या है, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। भारत में दलीय व्यवस्था का विकास, ठीक है। भारत में दलीय व्यवस्था का विकास, जैसा कि हमें पता है भारत में राजनीतिक दलों का जन्म नहीं हुआ है, भारत में राजनीतिक दलों का विकास हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ है। और इस कड़ी में हम सबसे पहले जिसका नाम लेते हैं वो कांग्रेस आती है। 1885 में कांग्रेस एक संगठन के रूप में आती है और 1920, ध्यान से डेट को याद रखिएगा, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में अपने संविधान को बना करके एक सुव्यवस्थित तरीके से राजनीतिक दल के रूप में भारत में दर्जा प्राप्त करने वाला, राजनीतिक दल के रूप में दर्जा प्राप्त करने वाला कांग्रेस प्रथम संगठन यहाँ का बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद और भी कई सारे राजनीतिक दल का जन्म, उसका विकास धीरे धीरे भारत में हुआ, लेकिन उनमें से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो प्रमुख रूप से यहाँ पर काम करती रही है, लोगों का विश्वास इसमें बना रहा, अर्थात अधिक से अधिक लोगों को संगठित करके उनको लेके चलने का कार्य जो प्रारंभ रूप से जो प्रारंभ में हुआ है भारत में, वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो हम आते हैं आगे, स्वतंत्रता की प्राप्ति से आगे की बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही दल है, हमने बताया कि भारत में कई सारे दल हैं, बहुत सारे दल हैं, लेकिन उनमें से कांग्रेस एक प्रमुख दल के रूप में प्रारंभ हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी 1947 से लेकर के प्रमुख रूप से जब सरकार बनाने की बात करें तब भी 1950 या 52 की बात करें हम से लेकर के
1967 तक प्रत्येक गवर्नमेंट को बनाने में जो अहम भूमिका रही वो कांग्रेस की रही, अर्थात कांग्रेस ने ही राज्य और केंद्र में सरकारें अपनी बनाती रही हैं, वो 1967 तक। ठीक है, 1967 में क्या होता है कि राज्यों में, कई सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं। इसके पहले हम इस पॉइंट को रख रखे हैं, अगर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1959 में बनी, 1959। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, जो कि एक ही स्टेट है, केरल है, जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। ठीक है, और केंद्र में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी है, वह 1977 में बनी है। 1977 में 5 दलों की, ध्यान रखना कि पांच दल, ठीक है, 5 दल के संयोग से एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जनता दल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। 1977 5 प्रमुख दलों के संयोग से एक नई पार्टी बनती है और जिसे हम जनता दल के नाम से जानते हैं। और ये जनता दल 1977 में केंद्र में सरकार बनाते हैं। इस तरह से केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में चली, लेकिन ज़्यादा समय तक ये नहीं चल पाई। ठीक है, फिर 1980, ठीक है, 1980 आते आते फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती है और कांग्रेस की सरकार ये 89 तक चलती रहती है। फिर अगली डेट आपको याद रखना है, वो 1989। ये हम इसलिए कह रहे हैं 1989 की बात कर रहे हैं कि केंद्र में जो प्रथम गठबंधन की सरकार बनी है वो 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में बना हुआ है। ठीक है, राज्यों में प्रथम गठबंधन की सरकार कब बनी है, 1967, याद रखिएगा। ठीक है, 1967 में प्रथम गठबंधन की सरकार बनी है राज्यों में, और 1989 में प्रथम गठबंधन की सरकार बनी है और वीपी सिंह की अध्यक्षता में 1989 में। और आप अगर ध्यान से देखेंगे भारत में सरकार जो बनने की प्रक्रिया है, तो आप 1989 से जो एक बार गठबंधन की सरकार बनी, एक ऐसा दौर चला तब से लेकर के आप देखेंगे अधिक समय तक, नियर अबाउट हम कहें कि हर समय तक, आज तक भी हम कहें कि भारत में गठबंधन की सरकार बनने की एक प्रथा ही चल पड़ी। ठीक है, आप आगे देखेंगे कि क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले तो चुनाव के बाद गठबंधन बने, लेकिन आगे चल करके इंडिया में, भारत में 2 गठबंधन ही प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। आज के डेट में हमें पता है यूपीए और एनडीए, ये गठबंधन ही है कई सारे पार्टियों के। तो गवर्नमेंट भी देखिए, आप देखेंगे अगर कल देखिए यहाँ पर 2004-2009 के इलेक्शन में यूपीए की सरकार बनी रही, 2014-2019 में क्या एनडीए की सरकार बनी रही, जो कि एक प्रकार से, हाँ हम ये कह सकते हैं 2014 जो सरकार बनी वो एक पार्टी के रूप में भी बन सकती थी, लेकिन फिलहाल जो आज की डेट में है गठबंधन की सरकार, वो 1989 से आगे चली एक प्रथा के रूप में आज तक चली आ रही है। तो इस तरह से भारत में राजनीतिक दल का धीरे धीरे विकास हुआ और आज तक की उनकी व्यवस्थाएं हैं। फिर हम अगला पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम ध्यान देंगे, वो ये है भारत में राजनीतिक दल का जो पंजीकरण है वो कैसे, किसके द्वारा, किस रूप में होता है, और उसके बाद भारत में जो राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है। ये 2 पॉइंट पर हम और अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला है पंजीकरण की बात हो रही है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण की बात हम कर रहे हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ की इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखिएगा, पंजीकरण राजनीतिक दलों का पंजीकरण कहाँ होता है, इलेक्शन कमीशन में होता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और पंजीकृत राजनीतिक दलों को वह उनके सिंबल
उनके सिंबल प्रदान करती है और जिस सिंबल पर सभी राजनीतिक दल क्या होते हैं कि चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। अब यह जो पंजीकरण होगा दो रूप में होता है, एक तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में होता है, ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में होता है और एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में होता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की जो 29A की धारा है, धारा 29A के तहत भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और वह क्या होती है कि इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को उनके लिए चिन्ह प्रोवाइड करती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ इलेक्शन कमीशन के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रदान किया जाता है और राजनीतिक दल उन फैसिलिटीज़ के थ्रू इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट्स जिस पर हम महत्वपूर्ण रूप से वर्क करेंगे और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नियर अबाउट आते हैं, बोर्ड एग्जाम में 10th की बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता हमने इसके पहले बताया कि दो रूपों में मान्यता प्रदान की जाती है। एक क्या होता है, एक राज्य स्तर पर, राज्य स्तर की पार्टी। ठीक है, राज्य स्तर की पार्टी के लिए जो कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशन होते हैं, हमें ध्यान रखना होगा। एक तो क्या होता है कि उस विशेष राज्य जिस राज्य में वह राज्य स्तर की पार्टी होगी, उस राज्य विशेष का जो चुनाव होता है, उस राज्य विशेष के चुनाव में जो वैध कुल मत पड़े होंगे, ठीक है, उस कुल वैध मत का 6%, ध्यान रखिएगा, वैध मत का 6% मत। ठीक है, जो कुल वैध मत पड़ा होगा उस कुल वैध मत का 6% मत और विधानसभा की, ध्यान रखिए, प्लस विधानसभा की 2 सीट पर उस दल का मेंबर क्या होना, विजित होना चाहिए। अर्थात किसी राजनीतिक दल को यदि उस राज्य के चुनाव में कुल पड़े वैध मत का 6% मत और विधानसभा में 2 सीटें मिल जाए तो उस पॉलिटिकल पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, उसकी मान्यता दी जाती है। अथवा दूसरी व्यवस्था भी है, अथवा उस राज्य में जो कुल सीटें हों उस सीट की 3% सीट या 3 सीट, ध्यान से इन पॉइंट पर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए विशेष रूप से। उस राज्य की कुल सीट का 3% सीट या 3 सीट, इनमें से जो अधिक हो, ठीक है, इनमें से क्या हो, जो अधिक हो। अगर 3% अधिक आ रहा है तो 3% सीट हो और 3 सीट अधिक आ रहा है तो 3 सीट। ठीक है, तो अब जैसे ये कहें कि जिस राज्य की विधानसभा में 100 सीट से कम कुल सीटें होंगी वहां पर 3 सीट अधिक आएगी, तो वहां पर 3 सीट होनी चाहिए और जहां पर 100 से ज्यादा है वहां पर 3% की बात होगी। ठीक है, तो या तो कुल वैध मत का 6% मत प्लस 2 विधानसभा सीट या उस राज्य के विधानसभा की 3% सीट या 3 सीट जो अधिक हो। यदि इनमें से कोई भी एक स्तर प्राप्त कर लिया जाता है किसी राजनीतिक दल के द्वारा तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा मान्यता मिल जाती है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए भी कंडीशंस होती हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए 4 या 4 से अधिक राज्यों में, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो तो उस लोकसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मत का 6%, ठीक है, वैध मत का 6%, वैध मत का 6% मत, ध्यान रखना, वैध मत का 6% मत। और ये भी ध्यान रखना है 4 राज्य में, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में, कम से कम 4 राज्यों में, मतलब 4 या 4 से अधिक राज्यों में
कुल मत का 6% मत और यहाँ की लोकसभा की 4 सीटें प्लस लोकसभा की 4 सीट, ठीक है। अर्थात क्लियर हो गया कि 6% मत और प्लस 4 सीट यहाँ पर लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। और क्या होना चाहिए, ये 4 राज्यों से अधिक, 4 से अधिक राज्यों में, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन भी है। सेकंड कंडीशन यह है कि लोकसभा में कुल जितनी सीटें हैं, हर समय चूंकि बदलती रहती है, ठीक है, तो कुल जितनी लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीट, कितनी, लोकसभा की 2% सीट, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो 2% सीट कितनी आ जाएगी, नियर अबाउट 10 इसका मतलब क्या हुआ, 10 पॉइंट समथिंग वाला क्या हुआ, 11, तो हाफ होगा नहीं, ठीक है। तो कुल सीट का 2% अर्थात 11 सीट, प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी, 11 सीट लोकसभा में। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए और उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल कम से कम 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मत का 6% मत प्लस लोकसभा की 4 सीटें मिल जाए तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, या लोकसभा की कुल सीट का 2% अर्थात 11 सीट मिल जाए तो भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कई सारे राज्य स्तर की पार्टियां हैं जिनके थ्रू भारत के विभिन्न हिस्सों में सरकारें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज पर हमने अध्ययन किया। और हमारा जो अगला वीडियो होगा वह होगा प्रेशर ग्रुप पर, ठीक है। प्रेशर जल्दी हम उसको आपके बीच में शेयर करेंगे, प्रेशर ग्रुप, बट इसके लिए आप वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करना पड़ेगा, तो जिससे जल्दी आपको तुरंत हम जैसे ही वीडियो शेयर करें आपको मिल जाए। धन्यवाद।